ओके जी, हम डिस्कस कर रहे थे हार्डिलम और यस्टाई में, ठीक है? तो इनके अंदर बेसिकली क्या है, इन्फेक्शियस नोड्यूल है और पेनफुल कंडीशन है और इसके अंदर टेंडरनेस भी होगा और ये एक्यूट इन्फेक्शन के साथ रिलेटेड है। 2 टाइप्स हैं, हार्डिलम एक्सटर्नम और एक हार्डिलम इंटरनम। एक्सटर्नम बेसिकली ज़िस और मोल है, जबकि मुबीन अंदर जाता है तो हार्डिलम इंटरनम, ठीक है? ये हमारे पास इनविजिबल स्टाई की होती है, जबकि ये विजिबल स्टाई होगा, ठीक है? तो इसके दरमियान फ़र्क अगर आ जाए तो आप लिख सकती हैं कि हार्डिलम एक्सटर्नल के अंदर 2 ज़िस और मोल, इंटरनम में मुबीन अंदर गया, मेबोमियन ग्लैंड की हमारे पास आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे ये इनविजिबल स्टाई है, ये दबाएँगे तो पस निकलेगी, वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आईलिड मोस्टली इन्वॉल्व होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर पार्ट ऑफ द आईलिड इन्वॉल्व होगी एक्सटर्नम के अंदर। एक्सटर्नम मतलब बाहर बाहरी तरफ नज़र आ रही है ना हर चीज़, तो यहीं से याद कर लो। काज़ क्या है? स्टेफ ओरियस बैक्टीरिया इसका मेन काज़ है। क्लिनिकली जो है ना वो प्रेजेंटेशन किस तरह होगी, पेशेंट जो है ना वो आपके साथ रहेगा, क्लेज़ियन के अंदर पेन लेस था, लेकिन यहाँ पे पेन फुल होगा, टेंडरनेस होगा, मार्जिन जो है ना वो कहेगा ऑल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन सीन और डार्क रेडनेस आपको दिख जाएगी। लीजन वो कह रहा है एक भी हो सकती है या फिर मल्टीपल भी आपको लीजन्स दिख सकती हैं, ठीक है? पेशेंट में सफ़र फ्रॉम सेलुलोलाइटिस या कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। जब इनमें इन्फेक्शन फैल जाता है तो वो सेलुलोलाइटिस भी करवा सकता है या फिर हमारे पास कैवर्नस साइनस जो आपने हेड एंड नेक के अंदर पड़ा था, ठीक है? उसके अंदर जाके थ्रोम्बोसिस करवा सकते हैं और रिवर मंजर की कॉम्प्लिकेशन बहुत तेज़ हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या करनी है? सबसे पहले तो आपने इसकी दर्द खत्म करनी है, एनाल्जेसिक दे देनी है, साथ में आपने स्टेफ ओरियस है, एंटीबायोटिक्स चला देनी है, ठीक है? सिस्टेमिक भी और टॉपिकल भी। फिर वार्म कंप्रेशन, वो गरम गरम वो कंप्रेसर होती हैं वो आपने लगाने हैं और फिर पस जो है ना वो उसको अगर नहीं निकल रही, सर्जिकली कट दे के पूरी पस जो है ना पकड़ के निकाल दो। इतनी सी काम है हार्डिलम इंटरनम और एक्सटर्नम के अंदर, कुछ भी ज़्यादा नहीं मसला है। ठीक है, ये था एक्सटर्नम का। अब इंटरनम के अंदर क्या करना है, ये भी बेसिकली एक्यूट इन्फेक्शन है, स्टेफ ओरियस का इन्फेक्शन है। ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आईलेट को इन्वॉल्व करेगा। इंटरनम अंदर तक जा रही है और आँख के पीछे तक इसने इन्वॉल्व कर लिया है, तो इसे हम हार्डिनम में इंटरनम कहेंगे। मीबोमियन ग्लैंड मोस्टली इन्वॉल्व होगी और नोड्यूल जो है ना वो कह रहा है कि हमें बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है? जब आप आईलेट को पकड़ के नीचे करोगे ना तो आपको वहाँ पे पस पस जो है ना वाज़ेह नज़र आएगी, पेन, रेडनेस आप आई होगी और टेंडरनेस और ज़्यादा होगी। और वजह क्या है, टार्सल प्लेट वहाँ पे जो है ना वो शदीद तंगी में है, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे पेन और टेंडरनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। पेन रिमूव करने के लिए एनाल्जेसिक, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक और टॉपिकल एंटीबायोटिक आपने दे देनी है, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक दफ़ा क्वेश्चन आया था क्लेजियन, हार्डिनम एक्सटर्नम और इंटरनम के बारे में जो है ना वो फ़र्क बता दें। कुछ भी नहीं करना, हमने कहा था क्लेजियन के अंदर क्या होता है, मेबोमियन ग्लैंड इन्वॉल्व है। हार्डिनम एक्सटर्नम के अंदर जिस और मोल इन्वॉल्व है, जबकि इंटरनम के अंदर हमारे पास क्या था, मेबोमियन ग्लैंड इन्वॉल्व है। यहाँ पे मेबोमियन मेबोमियन ये पेनफुल था, पेनलेस था, ये पेनफुल था, ये पेनलेस, पेनफुल, पेनफुल। इन्फ्लामेशन यहाँ पे कोई ऐसा इन्फ्लामेशन नहीं दिखी थी, दर्द ही नहीं है ना इन्फ्लामेशन है, यहाँ पे भी होगी इन्फ्लामेशन, यहाँ पे भी होगी इन्फ्लामेशन। ना यहाँ टेंडरनेस था, ना इन्फ्लामेशन, नहीं तो टेंडरनेस कहाँ से आ गई, यहाँ पे भी होगी। और यहाँ पे शदीद किस्म की, क्योंकि इसने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई को इन्वॉल्व किया तो बहुत ज़्यादा टेंडरनेस होगी। ग्लैंड में बोमियन ग्लैंड, में बोमियन ग्लैंड, लेकिन दरमियान वाला एक्सटर्नम के अंदर जिस और मोल आ जाएंगे, ईजी हो गया। ऑर्डिनम एक्सटर्नम की बात करें, फिर ट्रीटमेंट क्या करनी है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट थी यहाँ पे क्लेजियन के अंदर, और हमने क्या किया था, कॉर्टिकोस्टीराइड और सर्जरी कर दी। यहाँ पे वार्म कंप्रेशन, एनाल्जेसिक, स्टीराइड और सर्जरी, वार्म कंप्रेशन, एनाल्जेसिक, स्टीराइड और सर्जरी करके उसकी पास रिमूव कर देनी है। तो ये आपके पास चांदी की चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको। क्लिनिकल सिनेरियो एक दफ़ा आया था कि 48 साल का बाबा है, टेंडरनेस है, पेन है आई है, और वहाँ पे जो है स्वेलिंग एट पास कम आउट व्हेन पोप ऑफ द आईलेट। आईलेट को जब पॉप अप करती है ना तो वहाँ से पस नज़र आती है, तो क्या चीज़ इन्वॉल्व है, खुद बता दो। अंदर वाले स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है तो हार्डिनम इंटरनम होगा, ठीक है? वहाँ पे क्या था, पेन थी, तो मतलब क्लेजियन तो हमारे पास कभी भी नहीं हो सकता। और जब हमने पॉप अप करनी पड़ेगी तब हमें पस नज़र आएगी, तो हार्डिनम इंटरनम का पक्का पक्का केस है, ठीक? और यहाँ पे कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व होगा, मिबोमियन ग्लैंड, अंदर मुबीन किया है तो मिबोमियन ग्लैंड इन्वॉल्व है। अब वो कह रहा है ट्रीटमेंट हमने वही करनी है उस बाबे की। टॉपिकल इंटरनम की क्या ट्रीटमेंट है, एनाल्जेसिक लगा दो, वार्म कंप्रेशन लगा दो, टॉपिकल और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स लगा दो, क्योंकि स्टेफ ओरियस का इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ब्लेफराइटिस का, मतलब जो आपकी है ना लिड, आई लिड, ठीक है, वो बलून की तरह फूल गई है, इन्फ्लेम कर गई है, तो यहीं से बलून से ब्लेफराइटिस, ठीक है? तो बलून की तरह अगर फूल गई तो इसे हम ब्लेफराइटिस कहेंगे। दो पार्ट होते हैं इसके ब्लेफराइटिस की, सब एक्यूट या एक्यूट इन्फ्लामेशन बेसिकली है ना ये।
एंटीरियर ब्लेफराइटिस, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एंटीरियर की भी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। एंटीरियर हमारे पास इन्फेक्टिव भी हो सकता है, नॉन इन्फेक्टिव भी हो सकता है। पोस्टीरियर में हमारे पास सिर्फ एक मेबोमियन ग्लैंड इन्वॉल्व है जिसे मोबिनिनाइटिस कहते हैं, ठीक है। मुबीन को पीछे ले जाना है, वहीं से याद कर लो, अंदर चला गया मुबीन, यहाँ पे मुबीन अंदर चला गया था इंटरनम के अंदर, और यहाँ पे ब्लेफराइटिस में पोस्टीरियर पीछे चला गया है, मुबीन को पीछे ले जाओ ना, ठीक है। तो मिबोमिनाइटिस मैंने कहा था कि ये सिबिशियस ग्लैंड होता है बेसिकली। तो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में मिबोमिन ग्लैंड होगा। एंटीरियर में हमारे पास इन्फेक्टिव भी हो सकता है, नॉन इन्फेक्टिव भी। इन्फेक्टिव कब होगा? जब आईलेड की स्वेल होगी, तो हमारे पास वो कह रहा है कि स्टेफलोकोकल ब्लेफराइटिस की वजह से हो सकती है, अल्सरेटिव एंटीरियर ब्लेफराइटिस हो सकता है, अल्सर हो सकता है ये स्टेफलोकोकल। जबकि नॉन इन्फेक्शन कब होगा? जबकि कोई भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा यानी ब्लेफराइटिस या इसकी बोरिक ब्लेफराइटिस होगा, तो वो हमारे पास नॉन इन्फेक्टिव होगा। इन सिंपल वर्ड, ब्लेफराइटिस एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। एंटीरियर में हमारे पास इन्फेक्टिव, नॉन इन्फेक्टिव। पोस्टीरियर में हमारे पास मीबोमियन ग्लैंड है, यहाँ पे आपके पास जो है ना स्टेफ ओरियस और उसके सारे के सारे इन्फेक्शन आ जाएंगे। अब इंटीरियर ब्लेफराइटिस को देख लो, एक्यूट, सब एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन तीनों में आ सकता है ये। लैश फॉलिकल जो है ना उसका इन्फेक्शन, आपको मतलब आपकी जो आई लैशेज है ना, इसके फॉलिकल जो है इनका बेसिकली इन्फेक्शन होता है, और यहाँ पे जिस और मोल इन्वॉल्व है। यहाँ पे जिस और मोल ग्लैंड इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्या था? मीबोमियन ग्लैंड, मुबीन यहाँ पे पोस्टीरियर में था, यहाँ पे जिस और मोल हो गया। जिस तरह एक्सटर्नम के अंदर जिस और मोल थे ना, ठीक है, सेम इसी तरह एंटीरियर के अंदर जो है ना वो आपके जिस और मोल है। पोस्टीरियर के अंदर मुबीमियन, यहाँ पे इंटरनम के अंदर था मुबीमियन, यहाँ पे आपने पोस्टीरियर के अंदर जो है ना वो मेबोमिनाइटिस कर देना। तो ये ब्लेफराइटिस का केस लाजमी ध्यान से देख लेना, ठीक है। वजह क्या है? स्टेफ ओरियस होगा, ये स्टेफ एपिडर्मिडस की वजह से इन्फेक्शन होगा। क्लिनिकल सिनेरियो में अगर आपको नज़र आ जाए ग्लूइंग आप आई, आँखों पे ग्लू लग गई है, ठीक है, तो आपके पास क्रोनिक इचिंग होगी, इरिटेशन होगी, लैक्रिमेशन होगी, ग्लूइंग ऑफ द आईलेड होगी, ठीक है। चिपकी हुई आई, वो कहेगा मैं रात को सोता हूँ सुबह उठता हूँ मेरी चिपकी हुई आंखें होती हैं, पक्का केस है एंटीरियर ब्लेफराइटिस का, क्योंकि इसके अंदर ग्लोइंग होगी, ठीक है। तो यूँ कह लें कि गुलाम को, हाँ, हमारे पास कोई गुलाम नामी लड़का है, उसको जो है ना वो ग्लोइंग, या गुलाम की आंखों में ग्लू डाल दी है, ठीक है। तो ग्लोइंग कहाँ पे होगी? हमारे पास एंटीरियर ब्लेफराइटिस के अंदर होगी, उसकी आंखें जो है ना वो सूजी होगी। बस इतनी सी बात याद कर लेना। बाकी फोटो को भी मतलब लाइट से उसे बहुत तंगी होगी, ये तो आप खुद भी देख सकते, इरिटेशन, लैक्रिमेशन, ये तो बाकी कॉमन बातें हैं। ग्लोइंग जहाँ पे देखो, एंटीरियर ब्लेफराइटिस, A1 ग्लू आप याद कर लो, A1 ग्लू गुलाम की आंखों में लगा दी। कौन से इंटीरियर में? जिस और मोल ग्लैंड इन्वॉल्व। फिर मार्जिन जो है ना वो रेड होंगे, एडिमेटस होंगे, स्वेलन होंगे, और येलो पास जो है ना वो कंटेनिंग स्कार होंगे, ठीक है। पलकों के ऊपर जो है ना वो स्कार होंगे, वो येलो येलो शेयर्स लगेंगे। जब आप उन स्कार को जो है ना वो उखाड़ेंगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग स्कार होंगे, ठीक है, वहाँ से नीचे ब्लीडिंग होगी। इन्फेक्शन, क्रस्टिंग, स्कारिंग और ग्लूइंग, ये बेसिकली लैश फॉलिकल का मसला जहाँ पे भी होगा वहाँ पे ये चार चीज़ें आपको दिख जाएंगी, और ये इंटीरियर ब्लेफराइटिस का पक्का केस है। ग्लूइंग, स्कारिंग, क्रस्टिंग और इन्फेक्शन। कॉम्प्लिकेशन क्या है? लैश के अंदर प्रॉब्लम होगी और वो ट्रिकिएसिस होगी, मतलब अगर लैशेज बाहर की तरफ हैं तो अंदर की तरफ आंखों के ग्लोब को तंग करने की, मिस डायरेक्टेड आई लैशेज को हम कहते हैं ट्रिकिएसिस। ज़ाहिर बात है, जब उसके फॉलिकल का मसला होगा वहाँ पे स्कारिंग होगी, क्रस्टिंग होगी, जब खींचोगे ब्लड निकलेगा, और जब नहीं आएंगी तो वो अंदर की तरफ मुड़ना शुरू कर देगी, ठीक है। तो मिस डायरेक्टेड आई लैशेज को ट्रिकिएसिस कहते हैं। तो ये है इंटीरियर ब्लेफराइटिस का केस। नेक्स्ट हमारे पास ब्लेफराइटिस के अंदर वो बात कह रहा है कि हमारे पास क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे अगर हमने ठीक ना किया। एक तो उसने आईलेड का तंग करना है, कंजक्टिवा को तंग करना है, और कार्निया को, ठीक है। कार्निया के ऊपर जाके आई लैशेज लगेंगे, कार्निया को तंग करेंगी, ऊपर कंजक्टिवा के अंदर चली जाएंगे तो कंजक्टिवा को तंग करेंगी, आई लेड को जो है ना वो ऊपर पल के उनको तंग करेंगी। मिस डायरेक्टेड आई लेड, ठीक है, कलरलेस हो जाएंगी, साथ में उसका रंग उड़ जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद आपको नजर आएंगी। फिर वो कह रहा है कि अगर कॉर्निया को बार बार इरिटेट करे तो केराटाइटिस, कंजक्टिवा को इरिटेट करे तो कंजक्टिवाइटिस करवा देगी, साथ में इवन अल्सरेशन भी हो सकता है, टॉसिस भी हो सकती है आईलेट की, ट्रेकिएसिस मतलब मिस डायरेक्टेड आईलेट ऑलरेडी हमने देख लिया। ट्रीटमेंट क्या करनी है अब इसने ब्लेफराइटिस के केस में? हाइजेनिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं हमने बेबी जो शैम्पू है ना, जॉनसन बेबी शैम्पू, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कम टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो कम केमिकल होते हैं, इस वजह से आपने बेबी जो है ना वो शैम्पू यूज़ करना है। साथ में वो कह रहा है कि एंटीबायोटिक में फ्यूसिडिक एसिड, बेसिटेसिन, क्लोराम्फेनिकोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये एंटीबायोटिक आपने लाजमी चलानी, क्योंकि हमारे पास इन्फेक्शन था स्टेफोरियस का और एपिडर्मिडस का। तो इन दो इन्फेक्शन के लिए हमने
यही 2 चीज़ें यूज़ करनी है। साथ में कह रहा है टॉपिकल स्टीरॉइड आपने लाज़मी देनी है, ठीक है? मेथासोन हो गया, फ्लोरोमेथासोन और आर्टिफ़िशियल टेयर जो है ना, ताकि वहाँ पे ड्राइनेस नहीं होने देनी। ये था हमारे पास ब्लीफराइटिस की कॉम्प्लिकेशन और उनका इलाज। इलाज क्या है ब्लीफराइटिस का? इन्फ्लेमेशन हो गई है ना, तो आपने चुप करके बेबी शैम्पू उठाना है, साथ में एंटीबायोटिक देनी है, साथ में आपने स्टीरॉइडल कुछ ना कुछ दे देना और आपने आर्टिफ़िशियल टेयर लगा देने हैं, काम हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ब्लेफराइटिस, एंटीरियर ब्लेफराइटिस और पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, ठीक है? एंटीरियर में इन्फेक्टिव था, नॉन इन्फेक्टिव था। नॉन इन्फेक्टिव के अंदर हमने कहा था कि स्क्वेमस या सिबोरिक होता है, अननोन रीज़न होती है इसके अंदर, ठीक है? और आपको वहाँ पे कह रहा है कि डिस्टर्बेंस होगा आपका मेटाबॉलिक पाथवे का। जब मेटाबॉलिक पाथवे का डिस्टर्ब पेशेंट की लीड जो है ना, वो वाइटिश मटीरियल वहाँ पे डैंड्रफ लाइक, जिस तरह बालों के अंदर डैंड्रफ होती है, अगर वो आपको दिख गई है तो आपके पास पक्का केस है नॉन इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस का, ठीक है? अगर आपको ग्लोइंग दिख गई है तो आपके गुलाम की आंखों में A1 ग्लू लगी है ना, तो उसकी आंखें सूज गई हैं, तो वो पक्का केस है एंटीरियर ब्लेफराइटिस का, ठीक है? तो अगर ग्लोइंग और येलो क्रस्टिंग वगैरह ये दिख रही है तो आपके पास इंटीरियर है। अगर डैंड्रफ दिख रही है तो आपके पास जो है ना इंटीरियर ही है, लेकिन वो नॉन इन्फेक्टिव है, ठीक है? ये ग्लोइंग वाला इन्फेक्टिव है, जबकि ये वाला नॉन इन्फेक्टिव हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे वो कह रहा है कि फिर वो कह रहा है कि शाइन वैक्सी अपीयरेंस आपको नज़र आएगी, जिस तरह आपकी डैंड्रफ होती है, ठीक है? तो वो सिकरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है? क्रस्ट को रिमूव करेंगे, यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होगी, जबकि यहाँ पे जब आप क्रिस्ट को रिमूव करेंगे ना, तो ब्लीड बहुत शदीद करेगा। इन्फेक्टिव में ब्लीड होगा, नॉन इन्फेक्टिव में ब्लीडिंग नहीं होगी और यहाँ पे डैंड्रफ होगी, यहाँ पे ग्लोइंग होगी। ये बातें आ गई ईज़िली, अब एमसीक्यूज़ पिक कर लेना आराम से। ये जो थी एंटीरियर और पोस्टीरियर में। इन्फेक्टिव में अंदर वो कह रहा है कि हमने अगर आ जाए, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्टिव एंटीरियर ब्लेफराइटिस और नॉन इन्फेक्टिव? नॉन इन्फेक्टिव में क्रस्ट जो है ना वो ब्लीड नहीं करती, इन्फेक्टिव में ब्लीड करेगी, लैक्रिमेशन होगी यहाँ पे, लेकिन जो है वाटरिंग तो होगी लेकिन पेन और स्वेलिंग नहीं होगी। येलोइश स्कार थे यहाँ पे वाइटिश स्कार हमारे पास नॉन इन्फेक्टिव में। इस वजह से मैंने लिखा है क्योंकि एमसीक्यूज़ में लगते हैं और एससीक्यूज़ भी 0.5 का आ जाता है। बहुत ईजी है और आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में बेसिकली क्या था, हमने कहा था मुबीन को पीछे ले जाओ, तो मेबोनाइटिस जो है ना वो हमारे पास मुबेमिन ग्लैंड की इन्फ्लामेशन होगी। हाइपर सेक्रेशन मेबोमिन ग्लैंड की, जिसके अंदर क्या था, सीबम था सारे का सारा, तो बर्निंग होगी। मैं कहता हूँ मुबीन की आँखों को आग लगा दो, आँख को आग लगा दो, मुबीन की आँख को आग लगा दो। तो बर्निंग अगर मुबीन की आँखों में हो रही है, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस का पक्का केस, कुछ भी नहीं करना, ठीक है? वजह क्या है बर्निंग की? वहाँ पे एक्सेस फैटी एसिड की प्रोडक्शन, और फैटी एसिड जहाँ भी लगते हैं वहाँ पे बर्निंग की सेंसेशन काज करवाते हैं, जलने की, ठीक है? फोम लाइक मटेरियल आपको वहाँ पे अगर मिल जाए, बर्निंग आ जाए, तो मेबिनाइटिस, पोस्टीरियर मेबिनाइटिस, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस या मेबिनाइटिस, यहाँ पे आप लिख देंगे कि अगर बर्निंग ऑफ आई होगी तो आपके पास पोस्टीरियर है, अगर आपके पास डैंड्रफ है तो इंटीरियर नॉन इन्फेक्टिव, अगर आपके पास ग्लोइंग है तो हमारे पास येलो स्कार के साथ वो इन्फेक्टिव आ जाए। ईजी हो गया, अब होपफुली कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास म्यूबोनाइटिस में कैपिंग ऑफ द म्यूबोमिन ग्लैंड जो है ना वो देखी गई है, वो आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब टैप करेंगे तो वहाँ से आपको ऑयली सेक्रेशन जो है ना वो नज़र आएंगी, ठीक? कॉम्प्लिकेशन में वही कह रहा है कि कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, टेयर फिल्म जो है ना वो हमारे पास अनस्टेबल होगी, ठीक है? टेयर फिल्म जो है ना वो हमारे पास अनस्टेबल, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, कोई फार्माकोलॉजी है, मुश्किल है। हाइजीनिक कंडीशन रखेंगे और आर्टिफिशियल टेयर देंगे ताकि ड्राइनेस ना हो, और साथ में टॉपिकल स्टेरॉइड। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है? तो लेकिन बाकी आपने वो चंद चीज़ें जो है ना वो आपने माइंड में रखनी। पिथेसिस पैल्पेब्रम के बारे में थोड़ी सी बात आ जाती है। ये बेसिकली क्या है, आँखों की जुएँ पड़ जाना, यूँ कह लें, ठीक है? आँखों के अंदर जुएँ पड़ जाने से पिथेसिस पैल्पेब्रम कहेंगे। होता क्या है बेसिकली, पिथेसिस पैल्पेब्रम में बेसिकली होगा क्या, जो लोग ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ क्लोज कंटैक्ट करते हैं, जिसको पहले से जुएँ पड़ी हुई हैं आँखों की, ठीक है? तो मैंने याद रखा था पी से पैथेसिस और पी से पॉर्न याद कर लो ना। सॉरी फॉर दैट, लेकिन इस तरह मैंने याद किया। पी से याद कर लो, पैथे जुएँ जो है ना पी करती हुई आ गई हैं, ठीक है? अगर फीमेल की आईलैशेज़ के ऊपर जुएँ हैं तो वो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी पलकों से पलकें मिलीं, तो वो मेल को भी होगी। तो सेक्सुअल एक्टिविटी का जब भी क्लिनिकल सिनेरियो हुआ है और जुएँ आ जाएँ वहाँ पे लाइस लाइक, ठीक है? या फिर फीमेल ने वो तौलिया इस्तेमाल किया और मेल ने भी वही तौलिया इस्तेमाल कर लिया। क्लॉथिस
या फिर वो इन्फेक्टेड टॉवल यूज़ करने से। इसके अंदर क्रैब लाइस का बड़ा क्लिनिकल सिनेरियो आता है। तो पैथ्रेसिस पल्पेब्रम का केस है। पेशेंट केम विद ब्लेफराइटिस, इचिंग और पेन। उसको एक तो आईलेट की स्वेलिंग होगी, पेन होगी, इचिंग होगी, साथ जब देखेंगे तो जुएँ आपको फिर रही नज़र आ रही होंगी। ठीक है, आईलेट के ऊपर आपको जुएँ नज़र आ गए तो पक्का केस है, ये पैथ्रेसिस पल्पेब्रम का केस है, क्योंकि वहाँ पे आईलेट की स्वेलिंग है और जुएँ पड़ गई हैं। मार्जिन जो है ना वो रेडनेस होगी, अरिथमेटिक होंगे। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले आपने पकड़ के इस जुओं को निकालना है, रिमूव लाइस। फिर लैशेज़ को जो है ना, अगर ज़्यादा जुएँ हैं तो पकड़ के लैशेज़ को ही निकाल दो, ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। और हमारे पास टॉपिकल में हमारे पास पाइलोकार्पेन और मर्क्यूरिक एसिड जो है ना वो आपने देना, जो कि जुओं को मार देगा। क्रैब लाइस का केस, पैथ्रेसिस पल्पेब्रम का। ईज़ी हो गया, अब आपको क्लिनिकल सिनेरियो अच्छे से पिक कर लेना। फिर हमारे पास होता है ट्रेकिएसिस। ट्रेकिएसिस बेसिकली क्या है? हमारे पास मिसडायरेक्टेड, मतलब आँख में तीर लग गया। मैंने यूँ याद रखा था कि आँख में तीर लग गया। ट्रेकिएसिस आँख में तीर मतलब मिसडायरेक्टेड आईलैशेज़ जो आँख के जो है ना वो डेले को तंग करने शुरू कर देती हैं। लैशेज़ मिसडायरेक्टेड टुवर्ड द ग्लोब, जिसकी वजह से हमारे पास होगी। अब क्लिनिकल सिनेरियो किस तरह आया पास पेपर में? मरीज़ आया, इरिटेशन, इचिंग, पेन है, एग्जामिनेशन में आईलैशेज़ के ऊपर ग्लोइंग आ गई है। बताओ अब ज़रा, यहीं पे वीडियो रोक के ज़रा करो। जब भी ग्लोइंग का लफ्ज़ आ जाएगा, ब्लेफराइटिस है इंटीरियर वाला और वो इन्फेक्टिव होगा। इंटीरियर इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस का केस है। और इंटीरियर ब्लेफराइटिस के अंदर कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व थी? ग्लैंड ऑफ ज़िस और मोल था। मोबोमियन पोस्टीरियर में जाता है, ज़िस और मोल हमारे पास इन्वॉल्व है। बाकी ट्रीटमेंट आप खुद भी लिख लेंगे। तो वहाँ पे आपने एनाल्जेसिक पेन रिमूव करनी है, टॉपिकल स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स आपने लगा देनी है, वार्म कंप्रेशन करेंगे, ठीक हो जाए। मरीज़ आया, आँखों में बर्निंग हो रही है उसकी, ठीक है, मुबीन की आँखें जला दो। पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस का केस जिसके अंदर मीबोमियन ग्लैंड इन्वॉल्व है, मीबोमियन ग्लैंड इन्वॉल्व है। फिर एक क्लिनिकल सिनेरियो आया, वाइटिश डेंड्रफ लाइक आ गई। जहाँ पे आपको डेंड्रफ नज़र आए, एंटीरियर ब्लेफराइटिस का नॉन इन्फेक्टिव केस है। ईजी हो गया, वाइटिश डेंड्रफ लाइफ। और वहाँ पे क्रैब लाइस का लाजमी लिखा होगा, ना भी लिखा हो तो वाइटिश डेंड्रफ होगा। तो हमारे पास एंटीरियर ब्लेफराइटिस का नॉन इन्फेक्टिव केस आ जाता है। फिर अगर लैशेज़ के अंदर क्रैब लाइसिस, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, अगर क्रैब लाइसिस का आएगा तो पैथ्रेसिस पेल्पेब्रम का केस आएगा। वाइट डेंड्रफ, एंटीरियर ब्लेफराइटिस नॉन इन्फेक्टिव हो गया। अब वो कह रहा है आईलेट जो है ना वो हमारे पास दो तरह से मुड़ सकती हैं, या तो बिल्कुल वो अंदर की तरफ चली जाएं या बिल्कुल बाहर की तरफ। ये देखो ना, नॉर्मली ये देखो ना, ये बाहर की तरफ आपको नज़र आ रही है, या तो ये बिल्कुल अंदर की तरफ मुड़ जाएं या ये बिल्कुल ही बाहर की तरफ आ जाएं। तो दोनों कंडीशन ख़राब है, इनको दरमियानी पोजीशन में रहना चाहिए। अगर तो बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाएँ तो इसे हम एंट्रोपियन कहते हैं, बिल्कुल बाहर की तरफ आ जाएँ तो इसे हम कहेंगे एक्ट्रोपियन। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हमारे पास इसकी अब टाइप्स एंट्रोपियन की अंदर की तरफ क्यों गई है। ये देखो ना, ये आँख है ना, तो ये अंदर की तरफ क्यों मुड़ेगी? या तो कोई अंदर से कोई चीज़ खींचे, या बंदा ज़्यादा बूढ़ा हो गया है तो उसके मसल जो है थोड़े से जो है ना वीक हो चुके हैं, ये जहाँ पे कोई स्कारिंग हो गई है। ठीक है, ये 4-5 कंडीशन है। तो हो सकता है वो पैदाइशी तौर पे, लेकिन ये बहुत कम होता है कि पैदाइशी तौर पे अंदर की तरफ मुड़े, लेकिन हो सकता है, लेकिन ये रेयर केसेस है। एंट्रोपियन की बात कर रहा हूँ। आई लेड जो है ना वो हमारे पास, ये जो आई लैशेज़ है ना इसके बिल्कुल पीछे ये सारा आई लेड है, ये भी ऊपर अवे, ये अंदर की तरफ मुड़ गया है। वजह क्या है? पैदाइशी तौर पे कंजेनिटल भी हो सकता है या फिर बाद में बूढ़े लोगों में भी हो सकता है, एक्वायर्ड में। सिनाइल मतलब जो बूढ़े लोगों में जो है ना मसल, वो इनको रिट्रैक्ट जो है ना वो जो उसको खींच के रखती हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं ज़्यादा मसल। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो मतलब जिन मसल ने इनको पीछे पकड़ के रखा था ना वो रिलैक्स हो गए हैं, बूढ़े लोगों में कमज़ोर होंगे तो ये अंदर की तरफ मुड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, आईलेड अंदर की तरफ आना शुरू कर देंगे। सिकाट्रिशल, यहाँ पे कोई स्कारिंग आ गई है जिसकी वजह से ये अंदर की तरफ मुड़ गए हैं। स्पास्टिक, यहाँ पे मसल के अंदर स्पाज्म बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर मैकेनिकली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि इन्होंने इसके ऊपर जोर दिया और ये अंदर की तरफ आ गए हैं। तो ये 4 कंडीशन है एक्वायर्ड की, ये पूछी जाती हैं। बारी बारी देखते हैं। एंट्रोपियन में जो कह रहा है कि लैशेस जो है ना मिसडायरेक्टेड है इनवर्ड की तरफ, जिसे हम इनवर्ड जब जाते हैं तो मैं कह रहा कि आँख में तीर लगा है। इनवर्ड आई लैशेज जाएंगी तो ट्रैकिएसिस होगा, किस केस में? एंट्रोपियन के केस में ट्रैकिएसिस आ रहा है अब। फिर वो कह रहा है इरिटेशन होगी और फॉरेन बॉडी उसको सेंसेशन होगी, कि वो कहेगा कि मेरी आँख में कोई ना कोई चीज़ जा रही है, हालांकि उसकी अपनी पलकें होती हैं जो कि उसको फॉरेन बॉडी की सेंसेशन दे रही होती है। ईजी हो गया। फिर वो कह रहा है कि टेयरिंग और लैक्रीमेशन,
बार बार यहाँ पे इरिटेशन होगी तो वहाँ पे वगैरह के एक वक्त आएगा यहाँ पे वो लैक्रीमेशन, बहुत ज़्यादा आंसू हो गए, वो रेडनेस के साथ आएगा, अल्सर इवन हो सकता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन, कुछ और बैक्टीरिया भी यहाँ पे बालों के साथ अंदर चले जाएंगे और वो इन्फेक्शन करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? सिनाइल मतलब कि हमने कहा ओल्ड एज के लोगों में एट्रोपी ऑफ द रिट्रैक्शन मसल, जिन मसल ने इनको रिट्रैक्ट किया हुआ उसको हम पकड़ के काट देंगे, उसको फिर पीछे बांध देंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बूढ़े लोगों में ये ठीक हो सकता है, एंट्रोपी का केस। फिर रिसेक्शन ऑफ द ऑर्बिकुलरिस और टार्सल जो मसल है उनकी शॉर्टनिंग ऑफ द आईलेट, अगर हम आईलेट को पकड़ के शॉर्ट कर दें तो हमारे पास ये केस भी ठीक हो सकता है। रिड्यूस द वर्टिकल डायमीटर, ठीक है, वर्टिकल डायमीटर मतलब ये वाला जो वर्टिकल डायमीटर है इसको रिड्यूस कर दो, इसको पकड़ के पीछे थोड़ा सा कर दो, तो हमारे पास ये एंट्रोपियन का केस ख़त्म हो सकता है, ठीक हो गया। फिर इसके अंदर जो प्रोसेस के नाम है, एक हमारे पास आता है विस प्रोसेस, फॉक्स प्रोसेस और मॉडिफाइड वेलर ऑपरेशन के बारे में बात आती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बुक से दिखा देता हूँ। एंट्रोपियन के अंदर कंजेनिटल भी है, अक्वायर्ड, अक्वायर्ड के अंदर हमने निमोनिक है, SCM स्कैम फ्रॉड जिसमें कहते हैं, सिनाइल, सिकाट्रिशियल, एक्यूट स्पास्टिक और मैकेनिकल था। सिनाइल का हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, विस प्रोसेस, फॉक्स और मॉडिफाइड व्हीलर प्रोसेस हो गया। फिश में हमने हॉरिजेंटल लिड की स्प्लिटिंग करनी है, फॉक्स के अंदर हमने डाउन ट्राइंगल कंजक्टिवा करना है और मॉडिफाइड के अंदर हमने ओवरलैपिंग ऑफ पैराटर्सल जो है ना वो उसको हमने रिमूव करना होता है। तो बस ये नाम याद रखो तो काफ़ी हो जाता है, विस, फॉक्स और हमारे पास मॉडिफाइड व्हीलर, ठीक है। यूँ याद कर लो कि फॉक्स को हमने व्हील के लुमड़ी को व्हीलर पे पढ़ा बिठा के ना उसकी विस करवा दी है, मतलब उसकी सीटी बजवा दी है, तो मैंने यूँ याद किया था, फॉक्स को व्हील पे बिठा के हमने अंदर जो है ना वो भेज दिया। एंट्रोपियन का केस है तो हमने क्या एंट्रोपियन का केस है तो हमने क्या किया, फॉक्स को व्हीलर के ऊपर बिठा के अंदर की विस करवा दिया। विस प्रोसेस में क्या होगा, दोनों दरमियान से कट लगा के जो है ना सूचरिंग कर देंगे हॉरिजेंटल स्प्लिट में। यहाँ पे बेस ऑफ आईलेट, फॉक्स प्रोसेस में बेस ऑफ आईलेट करते हैं, मॉडिफाइड व्हीलर में क्या करते हैं, डाउनवर्ड रिसेक्शन ऑफ द टॉर्सल प्लेट, जो टॉर्सल प्लेट है उसकी डाउनवर्ड रिसेक्शन ताकि हमारे पास डायमीटर। तो ये हमारे पास 3 प्रोसीजर आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, तो ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। सेकंड जो हमारे पास कहा था सिकाट्रिशियल, जिसके अंदर हमारे पास कहा था कि स्कॉरिंग हो जाती है। सिनाइल हो गया, सिनाइल के अंदर हमने क्या किया, बूढ़े लोगों के लुमड़ी व्हील पे बिठा के विस करवा देंगे, विस, फॉक्स और व्हीलर, 3 प्रोसेस सिनाइल के अंदर आ गए। सिकाट्रिशियल में क्या देखा, स्कार, एक्सेसिव स्कारिंग हो जाती है। देखो एक्सेसिव स्कारिंग केमिकल और इंजरिंग हो जाती है, जिसके अंदर वो कह रहा है टार्सल प्लेट जो है ना हमारे पास कट करेंगे हम इसकी ट्रीटमेंट में, क्योंकि स्कारिंग ज़्यादा हो गई है, टार्सल प्लेट की काट करेंगे और उसको इवर्ट करके बाहर की तरफ निकाल के फिर एक सूचर लगा दें, इससे क्या होगा, वो दोबारा अंदर नहीं जाएगी, ठीक है, लिड मार्जिन को सूचरिंग कर देंगे बाहर की तरफ, तो हमारे पास ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। या फिर वो कह रहे कि हमने कॉन्ट्रैक्टेड कंजक्टिवा इसको हमने म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट से रिप्लेस कर देना होता है, तो वहाँ पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट लगा दोगे तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाता है। या फिर हमने शॉर्टन कर देना बाकी वही है। स्पास्टिक में क्या है, हमने कहा था स्कैम है ना, तो हमारे पास क्या था, सिनाइल था, सिकाट्रिश था, एक्यूट स्पास्टिक था और मैकेनिकल। एक्यूट स्पास्टिक के अंदर क्या है, मसल अकड़ाव के अंदर चले गए हैं, बहुत ज़्यादा अकड़ाव में, तो अकड़ाव की वजह से वो आँख के अंदर की तरफ जो है ना वो जाना शुरू कर दिए, जब ये अकड़ेंगे मसल तो ये अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर दें। हमने क्या करना है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करवा देना है, तो हम क्या करेंगे, बोटुलिनम का इंजेक्शन दे देंगे, आपकी फार्माकोलॉजी आ गई है, तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर बोटुलिनम का इंजेक्शन जब लगेगा तो वहाँ पे स्पाज्म खत्म हो जाएगी और बंदा ठीक हो जाएगा, ईजी हो गया। अब हमारे पास लास्ट पे कंजेनिटल है, तो अगर वो पैदाइशी तौर पे तो हमने क्या करना है, रिसेक्ट करके जितना अबनॉर्मल पोर्शन है उसको ठीक कर देना होता है। मैकेनिकली यही होता है कि जो मैकेनिकल चीज़ है उसको पकड़ के रिमूव कर दो, ठीक है, जो भी उसका काज है तो उसका ठीक हो जाएगा। अब क्लिनिकल सिनेरियो देख लेते हैं। 65 साल का मरीज़ आया, वो कह रहा है मेरी आंखों में डायरेक्ट सा फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, इचिंग है, रेडनेस है। माइक आपने जब मुआयना किया तो आपको इन्वर्टेड आई लेड थी, अंदर की तरफ मुड़ी हुई थी आँख, तो अब क्या है, एंट्रोपियन का पक्का पक्का केस है ना। एंट्रोपियन भी अब कितनी थी, कंजेनिटल थी, अक्वायर्ड थी। 65 साल का तो कंजेनिटल तो निकल गया, अक्वायर्ड में होगा सिनाइल, सिकाट्रिशियल, एक्यूट स्पास्टिक या मैकेनिकल। 65 साल का बूढ़े लोगों में सिनाइल होता है ना, सिनाइल एंट्रोपियन का केस है ये, ठीक है। 65 साल का बूढ़ा है तो सिनाइल एंट्रोपियन का केस है। ट्रीटमेंट क्या करनी है, बूढ़े लोगों को हमने करना है, लुगड़ी को व्हील पे चढ़ा के विस्क करवा देनी है, विस्क प्रोसेस, फॉक्स और व्हीलर प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस थी हमारे पास, तो वो हमने करवा देने तो आपके पास बूढ़ा ठीक हो जाएगा, ईजी हो गया।
नेक्स्ट वो कह रहा है हमारे पास एक्ट्रोपियोन। अब बिल्कुल इसका उल्टा है, ये आईलेट हद से ज़्यादा बाहर आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास हद से ज़्यादा जब बाहर आ जाएंगी तो हमारे पास क्या होगा, अवे फ्रॉम द ग्लोब। इसकी अब ग्रेडिंग है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। ये आपको यहाँ पे एक सुराख नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं क्या, ये पंक्टा कहते हैं, ठीक है। तो अगर तो ये ग्रेड 1 में क्या होगा, सिर्फ आपको ये पंक्टा बाहर की तरफ नज़र आ रहा होगा। ग्रेड 2 में क्या होगा, जो हमारे पास मार्जिन है ना, वो भी पूरे ये वाले मार्जिन ये पूरे पूरे नज़र आएंगे। ग्रेड 3 में पूरा आईलेड ही पकड़ के यूं गोश्त की तरह बाहर आया होगा। तो हमारे पास एक्ट्रोपियन का हमारे पास ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है और ग्रेड 3 है। ग्रेड 1 में सिर्फ आपका अगर ये पंक्टा जो है सुराख ये नज़र आ रहा है तो ग्रेड 1 है। अगर ये मार्जिन नज़र आ रहे हैं तो ग्रेड 2 है। अगर पूरे का पूरा आईलेट ही बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है तो ये हमारे पास ग्रेड 3 होगा, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेडिंग होगी यहाँ पे। वो कह रहा है कि पेशेंट किस तरह प्रेजेंट, जब ये हद से ज़्यादा बाहर होगा तो आँख हमेशा खुली खुली सी रहेगी, ड्राइनेस होगी, इचिंग होगी बहुत ज़्यादा, उसको रेडनेस होगी, इरिटेशन होगी और वाटरी सेक्रीशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि हवा बहुत तेज़ लगेगी आँखों में और वो आँख पूरी बंद नहीं कर पाएगा और वहाँ से वाटरी सेक्रीशन आपको मिल जाएगी, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं हमारे पास जो है ना वो टाइप्स क्या है एक्ट्रोपियन की। तो एक्ट्रोपियन की टाइप्स के अंदर उसने कहा हुआ कि वही कंजेनिटल पैदाइशी तौर पर या अक्वायर्ड। अक्वायर्ड में सिनाइल है, सिकाट्रिशियल या पैरालिटिक है। वहाँ पे था स्पास्टिक, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था स्पास्टिक, सिनाइल, सिकाटिशियल, स्पास्टिक। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिनाइल, सिकाटिशियल और पैरालिटिक। जब मसल ही अंदर वाले पैरालाइज हो गए हैं तो ये क्या करेंगे, अपना काम छोड़ देंगे और ये बिल्कुल बाहर की तरफ उड़ देंगे। तो यहाँ पे पैरालिटिक है, कभी भी स्पास्टिक नहीं लिखना। ये स्टूडेंट गलती करते हैं एक्ट्रोपियन के अंदर। एक्ट्रोपियन बाहर ले जाकर उसको पैरालिसिस करवा देनी है, बाहर ले जाकर पैरालिसिस करवा दो उसको बस, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी। मैनिफेस्टेशन किस तरह होगी, एपिफोरा मतलब वाटरिंग ऑफ दी आई, उसकी आंखों से हमेशा पानी निकलता रहेगा। कंजक्टिवा बहुत ज़्यादा बाहर, क्योंकि यहाँ पे कंजक्टिवा भी पड़ा हुआ है ना, तो वो बहुत ज़्यादा होगा तो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। टेयर फिल्म, यहाँ पे जो आंसुओं की फिल्म है वो हमारे पास जो है डिस्टर्ब होगी, अनस्टेबल होगी और डर्माटाइटिस के साथ होगी, मतलब स्किन के इन्फेक्शन ऊपर आएगी। ग्रेडिंग मैंने बता दी है आपको, ग्रेड 1, 2 और 3 लाजमी लिखनी है आपने। फिर ट्रीटमेंट क्या है, अगर तो बूढ़ा है तो सिनाइल में हमारे पास क्या होगा, कंजक्टावोप्लास्टी, मीडियल कंजक्टावोप्लास्टी कर देंगे तो आपके पास ये मीडियल कंजक्टावोप्लास्टी कर देंगे तो आपके पास ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि पंक्टा को हमने पकड़ के ऊपर करवा देना है। हॉरिजेंटल लिड चार्टिंग, क्योंकि ये हद से ज़्यादा बड़ी होगी पैरालिसिस, तो इस लिड को ही हम यहाँ से अगर काट के इतना पोर्शन इसको आपस में मिला दें तो लिड चार्टिंग करने से ये आपस में पकड़े जाएंगे दोनों। फिर हमारे पास क्या है, एक है क्विंट्स शिवाजाकी, एक में ये हमारे पास है क्विंट्स सिनोमोकी प्रोसीजर, इस तरह करके कोई नाम है, के एस प्रोसीजर मैं तो लिखता होता था इसको, ठीक है। तो क्विंट्स सिनमेनो से की पता नहीं क्या अल्लाह पता, मुझे नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आपने करना होता है, हॉरिजॉन्टल लिड शाइनिंग, मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी, इसमें डायमंड शेप जो बेसिकली करते हैं, जबकि के एस प्रोसीजर जो करके ना तो बेसिकली करते हैं इसको। देखो सीमानॉस्की जो है ना अमूमन हमारे टीचर पढ़ा करते थे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ सीमानॉस्की, कौन से सीमानॉस्की। तो कोई सीमा नामी लड़की है जिसको एक्ट्रोपियन हो गया, तो मैं सीमानॉस्की भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये इसी तरह ही होगा। तो हमारे पास यहाँ पे था सिनाइल में, वहाँ पे हमने क्या किया था, सिनाइल की यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने किया था फॉक्स को व्हीलर पे चढ़ा दिया था। एंट्रोपियन की बात कर रहा हूँ मैं। हमने एंट्रोपियन के अंदर फॉक्स को व्हीलर पे चढ़ा के विस्क करवा दिया था। लेकिन यहाँ पे जो सिनाइल है इसकी मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी सीमानॉस्की करवानी है, और हमने जो है ना वहाँ पे क्या था उसका हॉरिजेंटल लिड की शॉर्टनिंग और सीमानॉस्की जो है ना वो करवा देनी होती है, ठीक है। तो ये है सीमानॉस्की, सीमानॉस्की कोड्स, सीमानॉस्की लाम नहीं बोलना, ठीक है। फिर सिकाट्रिशियल, ठीक है। वहाँ पे हमने सिकाट्रिशियल का ये क्या एंट्रोपियन के अंदर किया था, सिकाट्रिशियल की हमने सिंपल जो है ना वो स्कारिंग था और केमिकल कोई इंजरी की वजह से सिकाट्रिशियल हुआ था ना, तो इवर्टिंग सूचर हमने बाहर की तरफ सूचर लगा दिया था सिकाट्रिशियल में, और साथ में हमने कंजक्टिवोप्लास्टी करवा दी थी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड कंजक्टिवाइटिस में लिड इन्वर्जन, जबकि यहाँ पे वी वाई जेड और स्किन होगा, ठीक है। तो सिक्का में हमारे पास हमने अच्छा खासा यहाँ पे सेका देना है, बाहर जो आ गया उसको, तो वी वाई जेड और स्किन, वी वाई ऑपरेशन, जेड प्लास्टी और स्किन ग्राफ्टिंग करवा देनी होती है। तो ये इस तरह करके जो आपको कुछ ये जेड प्लास्टी मिल जाएगी
वी वाई ऑपरेशन ये होगा, मतलब वी शेप आप कट लगाएंगे, उसके ऊपर वाई वाई इस तरह सूचरिंग कर देंगे। ठीक है, ये एक होता है वी वाई जेड प्लस टी, और हमारे पास कुछ स्क्रीन ग्राफ्टिंग होती है। ठीक है, वी वाई ऑपरेशन में वी शेप्ड आपने इंसिजन करनी है, उसके ऊपर वाई शेप्ड सूचरिंग करनी होती है। अगर कोई पूछ ले तो ये पता होना चाहिए, नहीं तो नाम काफ़ी है। पैरालिटिक के अंदर क्या है, हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई ओ ओ 7 स्टार, मैंने कहा था ना, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को C7 सप्लाई करती है, तो उसकी पैरालिसिस हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट हम देंगे और आर्टिफिशियल इस पेशेंट को देंगे, और C7 नर्व जो है ना इसकी पालसी हुई है, क्योंकि फेशियल नर्व पालसी है, उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, बाकी वगैरह अपर लिड की टॉर्सोरियाफी करेंगे और लोअर लिड की टॉर्सोरियाफी करके उनको आपस में जो है ना वो सिलाई कर देंगे। जिससे क्या होगा, जब अपर लिड और लोअर लिड आपस में सिलाई हो जाएंगे ना, देखो ना, हम क्या करेंगे, अपर लिड को ना थोड़ा सा सिलाई कर देंगे लोअर लिड के साथ, यहाँ करके यूँ करके सिलाई कर देंगे, क्योंकि ये हद से ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, तो ये आप सिलाई कर देंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, ये इसका पंगठा बाहर नहीं आएगा। तो ये एक इसकी है कि हम इसकी जो है ना वो टॉर्सोरियाफी कर देंगे। बाकी वो कह रहे हैं हमने एक्ट्रोपियन के अभी तक क्या क्या पढ़ी, सिनाइल बूढ़े लोगों में हमने क्या क्या किया, बूढ़े लोगों में हमने मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी सीमनॉस्की की, और हमने हॉरिजॉन्टल लिड रिस्ट्रक्शन की। ठीक है, सिकाट्रिशन में स्कार था, तो हमने क्या किया, बाहर से सट मारनी है उसको, वी वाई जेड प्लास्टी और स्किन ग्राफ्ट लगा देना है। ठीक है, पैरालिटिक के अंदर हमने क्या करना है, C7 नर्व को जो है उसको ठीक करना, टार्सोरियाफी करनी, और वहाँ हमारे पास अपर और लोअर लिड की सूचरिंग करवा देनी है, ये हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास उसने आई के अंदर लिखा हुआ टॉसिस का टॉपिक। टॉसिस बेसिकली है क्या, ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलेड, ऊपर वाली आँख का आईलेड का नीचे गिर जाना ड्रूपिंग है। अगर तो ये 2 mm होगा ना, ठीक है, मतलब अपर आईलेड जो है ना किसी भी कॉर्निया को ना 2 mm या इससे ज़्यादा जब कवर कर लेती है, ठीक है, ये आपका कॉर्निया, तो इसके ऊपर जो है ना अगर 2 mm या उससे ज़्यादा कवर कर लेगा तो ये पक्का केस है टॉसिस का। तो 2 mm एक MCQ था, मैंने देखा था। ठीक है, अगर लोअर लिड जो है ना वो ड्रॉप कर दे तो उसको हम एक्ट्रोपियन कहते हैं। अगर अपर लिड ड्रॉप कर देना, देखो, अगर ये लोअर लिड ड्रॉप कर देगा तो इसे हम टॉसिस नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्ट्रोपियन। जब अपर लिड ड्रॉप कर देती है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे टॉसिस। ठीक है, तो ये टॉसिस और एक्ट्रोपियन के अंदर आपको एक फ़र्क पता चल गया। सूडोटॉसिस क्या होता है, हमें लगता है कि टॉसिस हुई है, लेकिन एक्चुअल में कुछ लोगों की आंखें चुनी चुनी होती हैं, जिस तरह चिड़ियों की हैं, तो हमें क्या करेंगे, वो सारे टॉसिस का शिकार है नहीं, उनकी आंखें ही टॉसिस हैं, लेकिन उससे हम कहेंगे सूडोटॉसिस। एक्चुअल टॉसिस नहीं है, लेकिन सूडो मतलब गलत टॉसिस, हम हमें गलत नज़र आ रहा है, हालांकि उसकी आंखें छोटी थी। या फिर क्या हो सकता है, कोई भी माइक्रोऑप्थेल्मिया या ये फॉल्स इंप्रेशन जो है ना, वो हमें हकीकत में उसकी आंख बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि छोटी है तो इस वजह से हमें सूडोटॉसिस लग रहा है। ये सूडोटॉसिस का इत्तेफाक किसी ने पूछा था मुझसे। क्लासिफिकेशन के अंदर बात कर लेते हैं, ये जो टॉसिस है ना, या तो हो सकता है कि पैदाइशी तौर पे हो, कंजेनिटल डेवलपमेंटल टिश्यूज जो है ना वो सही से बने नहीं है, तो सिंपल कंजेनिटल हो सकती है, या फिर इसके अंदर मार्कस गन रिंकलिंग भी हो सकता है हमारे पास ना। ठीक है, या फिर एक्वायर्ड हो सकती है। सिंपल के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास है कंजेनिटल में, सिंपल में या तो एक साइड की होगी या तो दोनों साइडों की हो सकती है। यूनिलेटरल होगी सिंपल, क्रीज अब्सेंट होगी, यहाँ पे जो आँख के ऊपर आपको क्रीज नज़र आती है ना, अब आँख के ऊपर फील कर सकती हैं, थोड़ी सी क्रीज आपको नज़र आती है। ठीक है, वो होगी, और रिड्यूस जो है वो ख़त्म होगी यहाँ पे। और हमारे पास रिड्यूस लिवेटर फंक्शन, ये अपने लिवेटर फंक्शन एलिवेट करने वाले फंक्शन को रिड्यूस कर चुका होगा सिंपल कॉन्जेनिटल टॉसिस की। मार्कस गन में वो कह रहे हैं 5% केसेस में क्या होता है, जो हमारे पास जबड़ा है ना, ठीक है, यहाँ पे उसने एक बड़ी अच्छी डायग्राम बनाई हुई है मार्कस जन की, ये देखो। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जबड़े की जो है ना नर्व सप्लाई और आई की नर्व सप्लाई, इसकी मिक्सिंग हो जाती है। जब वो मुंह खोलेगा उसकी आँख खुल जाएगी, जब मुंह बंद करेगा तो ये फिर ड्रॉप कर जाएगा। तो ये हमारे पास होती है मार्कस गांजा रिंकलिंग या कंजेनिटल साइनेटिक टॉसिस के बारे में इसने कहा होगा। आई और जा की सप्लाई जो है ना वो मिक्स हो जाती है। ठीक है, C3 और C5 क्रेनियल नर्व जो है ना वो उसकी मिस डायरेक्शन होती है, यहाँ पे C3 हो गया और C5 जो है ना उसकी मतलब ट्राइजेमिनल और ऑक्यूलोमोटर। C3 कौन सी होती है, हाँ ऑक्यूलोमोटर ही होती है ना C3। ठीक है, तो ये थर्ड जो क्रेनियल नर्व है ना ऑक्यूलोमोटर, वो और फिफ्थ वाली 3 और 5, ये वाली जब मिलती हैं तो इसकी वजह से हमारे पास मार्कस गंजा होती है। ठीक है, मुंह खुलता है, आँख खुलती है, मुंह बंद होता है तो आँख बंद होती है, बस मैंने यूँ याद किया होता है। बाकी उसने कहा कि कुछ हमारे पास लेप्रोमाइकोसिस सिंड्रोम होती है, जिसके अंदर क्या होता है, इस सिंड्रोम के अंदर 4 कंडीशन अगर नजर आए, टॉसिस एपिकेंथस इन्वर्जन, मतलब ये जो मीडियल साइड है ना, ठीक है, ये नाक है और यहाँ पे मीडियल साइड एपिकेंथस इसी को कहते हैं, यहाँ पे इसकी इन्वर्जन अंदर की तरफ हो। टेलीकेंथेसिस मतलब आँख, नोज़ और उनके दरमियान जो है ना फासला बहुत कम हो।
ठीक है, मतलब ये वाला अगर फासला बहुत कम हो तो इसे हम कहते हैं टेलीकेंथेसिस। फिर ब्लेफरोमाइकोसिस की ये पक्का कंडीशन, ये सिंड्रोम के अंदर 4 चीज़ें आपको मतलब वहाँ पे स्वेलिंग दिख जाएगी। तो ये हमारे पास कंजेनिटल की अभी मैंने बातें बता दी। कंजेनिटल में सिंपल, मार्कस गन और हमारे पास ब्लेफरोमाइकोसिस सिंड्रोम आ जाती है, 3 तरह। एक्वायर्ड के अंदर हमारे पास क्या आ गया, क्यों हमारे पास आँख ये ड्रॉप की है। एक्वायर्ड मतलब बच्चा ठीक पैदा हुआ था, बाद में जो जब जवान हुआ तो उसकी टॉसिस हो गई है। हो सकता है वहाँ पे कोई न्यूरोलॉजिकल टॉसिस हो, थर्ड नर्व जो है ना उसकी पैरालिसिस हो, ऑक्यूलोमोटर जिसे हम कहते हैं ना, ठीक है। तो उसकी हमारे पास पैरालिसिस हो, या फिर हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं पार्शियल टॉसिस, ठीक है। हॉर्नर सिंड्रोम का केस हमारे पास आया था कि बंदा जो है ना वो सिगरेट पीता है, स्मोकर है और उसके अंदर हॉर्नर सिंड्रोम है, तो हमारे पास पार्शियल टॉसिस का केस है। इसके अंदर इप्सी लेटरल मायोसिस होती है और लिड एलिवेशन और एनहाइड्रोसिस वगैरह वो सारे का सारा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नंबर सेकंड में हमारे पास कह रहा है कि या तो नर्व पैरालिसिस होगी इसकी वजह से हुआ, या फिर मसल का कोई मसला है, मसल स्ट्रेंथ लॉस्ट हो चुकी है जिसे हम कहते हैं ये मायोजेनिक जो है ना हमारे पास केस आ जाएगा, ठीक है। तो मायोजेनिक के अंदर वगैरह हमारे पास मसल का जो है ना वो सारे का सारा मसल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसके अंदर मैस्थीनिया ग्रेवस है, ऑक्यूलो या फिर मायोकॉर्निकल। एपोन्यूरोटिक में क्या है, एज रिलेटेड या फिर ट्रोमेटिक हो सकता है या फिर पोस्ट में वक्त के साथ साथ एपोन्यूरोसिस मतलब स्ट्रेचिंग हो जाती है मसल की, आईलेट क्रीज जो है ना हद से ज़्यादा ऊपर चली जाती है और वहाँ पे हमारे पास मैकेनिकल में क्या है, कोई यहाँ पे फोड़ा बना हुआ तो वो मैकेनिकली इस आई को पकड़ के कहेगा तुम नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे, वो मैकेनिकल। तो हमारे पास क्या क्या होगी, न्यूरोनल, मायोजेनिक, मैकेनिकल, एपोन्यूरोटिक, ये 4 चीज़ें आपके पास पक्की पता होनी चाहिए। अच्छा, जब किसी को होता है ना टॉसिस, तो वो किस तरह प्रेजेंट करता है, उसकी एक तो कॉस्मेटिक डिसफिगर, लोग उसे देख के कहते हैं तुम्हारी आंखों क्या हुआ, कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट। एम्ब्लायोपिया, उसकी विजन जो है ना वो हमारे वक्त के साथ साथ लॉस हो जाती है। फिर स्क्विंट की तरफ बंदा जाए क्योंकि उसको देखने में प्रॉब्लम है तो वो आंखें टेढ़ी करके देखना शुरू करेगा, एक वक्त है कि वो स्क्विंट हो जाएगा, उसको स्क्विंट होगा और फिर वो मुंह टेढ़ा करके देखना शुरू कर देगा, चिन लिफ्ट उसके अंदर रहेगी और उसके जो है ना वो माथे पे झुर्रियाँ डाल के फिर देखने की कोशिश करेगा, तो फोर हेड के ऊपर आपको यहाँ पे जो है ना वो मिल जाएंगी सारी की सारी रिंकलिंग है यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो माथे पर जो है ना वो हमारे पास फोकस होगी तो हमारे पास क्या है। फिर इन्वेस्टिगेशन में वो कह रहा है हमारे पास जो है ना किस तरह हमने इन्वेस्टिगेट करना, टॉसिस का अगर केस आ गया तो आपने टेंसिलॉन टेस्ट जो है ना पक्का नाम याद कर लो। टेंसिलॉन टेस्ट में क्या होता है, मरीज को एड्रोफोनियम का इंजेक्शन लगा दो, ठीक है। एड्रोफोनियम का इंजेक्शन लगाएगा तो उसकी टॉसिस ठीक हो गई है ना, इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। साबित हुआ कि वो मैस्थीनिया ग्रेविस का केस है, मोस्टली मैस्थीनिया ग्रेविस के केस में आपने देखा टॉसिस हो गई है। अगर उसको एड्रोफोनियम का इंजेक्शन लगाओगे टॉसिस ठीक हो गई है ना, तो मतलब ये पक्का पक्का केस है हमारे पास मैस्थीनिया ग्रेविस का। इसके अंदर पैरालिटिक टॉसिस को हमें कहते हैं कि मतलब कोई नर्व का मसला था। फिर आप यहाँ पे बर्फ़ लगा दोगे ना, आइसबर्ग जिसे हम कहते हैं ना, आइस टेस्ट, ठीक है। तो वहाँ से वो अगर पॉजिटिव आ जाए तो जीटा सी, या फिर फिनाइल एफ्रीन इंजेक्शन लगा दो तो बेहतर हो जाए, तो इसका मतलब पैरालिटिक है, नर्व का प्रॉब्लम है। तो नंबर 1 पे टेंसिलॉन टेस्ट है, नंबर सेकंड पे आपने आइस टेस्ट करना है और नंबर थर्ड पे आपने जो है ना वो फिनाइल एफ्रीन जो है ना वो, ये 3 टेस्ट आपने टॉसिस के लिए करने हैं, तो आपको पैरालिटिक स्क्विंट अब मिल जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, आपने किस तरह करनी है, तो आपने ट्रीटमेंट में कह रहा है कि हमने जो कॉज है ना टॉसिस क्यों हुआ है उसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो कॉज को या तो न्यूरोजेनिक होगी, पैरालिटिक होगी या फिर हमारे पास मायोजेनिक होगी, ठीक है। डिग्री ऑफ टॉसिस बड़ा डिपेंड करती है कि ये कितना जो है ना वो अपर आईलैंड नीचे आई है, ठीक है। अगर तो ये 2 mm जो है ना वो मार्जिन है, तो अगर 2 mm तक आ रही है तो माइल्ड टॉसिस है, अगर 2 से 3 mm तक कवर कर रही है आई को यहाँ तक तो मॉडरेट है, अगर 4 mm तक आ गई है तो इसका मतलब है सिवियर टॉसिस है। तो माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर टॉसिस जो अगर डिग्री अगर पूछ ले कोई है, ठीक है। तो काज क्या है टॉसिस का, बेसिकली जो लिवेटर है मसल है ना उसका फंक्शन जो इसने एलिवेट करके रखना होता है इस आई को, वो बड़ा गंद मच गया इसके ऊपर यार, ठीक है। तो लिवेटर फंक्शन जो है ना इसका वो ख़राब हो चुका है। फिर 18 mm, 14 mm जब ऑक्सीजन करती है ना तो हम 18 mm की ऑक्सीजन कर सकते हैं, 14 mm की, या फिर हम 9 mm की ऑक्सीजन कर, डिपेंड करता है किस किस्म का टॉसिस है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, उस लिहाज से हम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, इसके लिए सर्जरी करनी होती है, एक स्लिंग सर्जरी के नाम से आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सर्जरी के कुछ नाम ये हैं, फेनेसिकेला सर्वेट ऑपरेशन, लिवेटर, ब्रोस सस्पेंशन और हमारे पास ये जिसे हम स्लिंग प्रोसीजर कहते हैं, ये एग्जामिनर नाम सुनना पसंद करते हैं, स्लिंग,
ठीक है, मतलब बैसाखियाँ साथ लगा दी हैं, स्लिंग लगा दी, एपोन्यूरोटिक से स्ट्रेंथिंग करनी होती है। तो ये 4 प्रोसीजर आपको फिंगर टिप्स भी आने चाहिए। एक है फेसेनिकेला सर्वेट लिवेटर रिसेक्शन, जो मतलब जो लिवेटर मसल है ना, ठीक है, उसको रिसेक्ट कर दो। फ्रेंसिकेला सर्वेट में क्या है, माइल्ड टॉसिस के लिए हमारे पास ये होता है, इसके अंदर बुलर मसल और कंजक्टिवा वगैरह उसको एक्सीजन करती हैं। ब्रोड के अंदर स्लिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि सिवियर टॉसिस के अंदर हम ये करते हैं कि अटैचमेंट ऑफ फ्रंटालिस मसल, ऊपर हमने इसको पकड़ के ऊपर माथे के मसल के साथ लगा देते हैं, आईब्रोज वाले के साथ। ठीक है, ये आईब्रोज नज़र आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं हमारे पास ये सीवियर हो गया। ठीक है, सीवियर के अंदर हमने ब्रोज करना। और एपोन्यूरोटिक में एपोन्यूरोटिक डिसेक्शन एडवांस बता दिया, अगर वो एपोन्यूरोसिस होगी तो उसको टॉसिस क्रंचेस, कुछ बिसाखियाँ हमारे पास वो कहता होती हैं, जिसके ज़रिए हमें करना। 4 प्रोसीजर आपको आने चाहिए, फ्रेंसिकेला, एपोन्यूरोटिक, स्लिंग, और हमारे पास था जिसके अंदर वो हमने क्रचेज़ लगानी होती है एपोन्यूरोटिक में हमें, ब्रोज। ठीक हो गया, ये हमारे पास होगी ये इंपॉर्टेंट। फिर लिवेटर की रिसेक्शन हमने कर दी। ब्रोज के अंदर क्या है कि हमने वो ऊपर फ्रंटालिस मसल के साथ जो है ना वो आपने डायमंड शेप, वो कहता है हमने फेशियल लेटर लगा के जो है ना वो डायमंड शेप मसल को ऊपर ले जाओ, तो आपके पास वो काफ़ी हद तक आ जाता है। और लास्ट पे स्लिंग में वो कह रहे हैं हम वो ना क्रचेस लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ठीक हो गया। फेशियल लेटा को ऊपर ले जाकर आँख से सूचनिंग कर देनी होती है वो। सीवियर टॉसिस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, कब करते हैं ये, जब सीवियर टॉसिस होते हैं। ये कौन सी, ब्रोज वाली, स्लिंग्स वाली, ये जब बहुत ज़्यादा सीवियर टॉसिस हो तब ये करते हैं। ठीक है, फिर ट्यूमर के बारे में, आई के ट्यूमर के बारे में कुछ बातें आ जाती हैं। तो ट्यूमर के अगर नाम याद होना तो फिर बहुत ज़्यादा बंदे को हेल्प हो जाती है। बिनाइन भी हो सकता है आँख का, मेलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन ज़्यादा होती हैं, ठीक है, मेलिग्नेंट में हमारे पास कुछ केसेस आ जाती हैं, यहाँ से देख लो, ठीक है, तो बाकी आपको इंशाल्लाह हेल्प हो जाएगी। यार मैं ज़्यादा तस्वीरें नहीं दिखा रहा क्योंकि यूट्यूब वाले फिर जो है ना वीडियो रिमूव कर देते हैं मेरी। बिनाइन में हमारे पास क्या है, पायोजेनिक केराटोकैंथोमा, कैपिलरी हेमेंजियोमा है, ठीक है, ज़ेंथोसीलियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, मेलिनोसिटिक है। मेलिग्नेंट में बेज़ल है, स्क्वेमस है, सीबेशियस और मेलिग्नेंट मेलानोमा होगा। ये तो आपने पैथो के अंदर जो है बेज़ल, BSSM, बेज़ल, स्क्वेमस, सीबेशियस और मेलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है, BSSMM, 2 दफ़ा एस है, 2 दफ़ा MB है, ठीक है। मोहम्मद अब्बास से याद कर लो, मोहम्मद अब्बास, MBBS, मेलिग्नेंट, बेज़ल, स्क्वेमस और हमारे पास सीबेशियस आ जाते हैं, ठीक है। फिर बाकी नाम आपने अगर याद हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है ये बेसिकली, मेलिग्नेंट वो कह रहे हैं ज़्यादातर यही है, लेकिन बेज़ल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल, बेज़ल सेल इतना खतरनाक नहीं है, स्क्वेमस सेल वाला खतरनाक है। बेज़ल सेल के अंदर वो कह रहे हैं एज रिलेटेड, या फिर किसी को अगर सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, या कोई कुटेनियस डिजीज़ है, नोड्यूलर या नोड्यूलो अल्सरेटिव डिजीज़ हैं, ठीक है, तो ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है, ट्यूमर है तो रेडिएशन, क्रायोथेरापी, लेज़र थेरापी या कीमो आप करवा देंगे तो आपके पास काफ़ी हेल्प हो जाएगी। स्क्वेमस वो कह रहा है हमारे पास S2 से याद कर लो कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन डेंजरस ट्यूमर है। बोमेंस नोड्यूलर या अल्सरेटिव हो सकता है, ट्रीटमेंट सर्जरी है, या फिर आपने पूरे का पूरा आईलेट ही अगर बहुत ज़्यादा ट्यूमर चला गया ना, तो आपने आँख, दूसरी आँख को बचाना है, तो पहले वाली एक आँख को ही आप पकड़ के रिमूव कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास ये सारे का सारा। फिर सीबेशियस के अंदर वो कह रहा है हमारे पास क्या होगा, नोड्यूलर भी हो सकता है, स्प्रेडिंग भी हो सकता है, या फिर हमारे पास 1% सीबेशियस सेक्रेशन में बोमियन ग्लैंड में वो कह रहा है हमारे पास। बाकी यही बातें, बिनाइन और मेलिग्नेंट के बारे में आपने नाम याद करने हैं। बिनाइन, मेलिग्नेंट की तो याद होगी ना, बेज़ल, स्क्वेमस, सीबेशियस और मेलिग्नेंट मेलानोमा। बिनाइन के अंदर अब आपने याद करनी है थोड़े से न्यूरोजेनिक के, एक इस तरह करके नाम आ जाता है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आपके पास कुछ आ जाता है न्यूरोफाइब्रोमा, मेलिनोसिटिक, ज़ेंथोज़िलियोमा हो गया, और हमारे पास पायोजेनिक, मतलब 4-5 कैपिलरी, पीसी ही आ गया, पायोजेनिक, कैपिलरीज, पीसी और केराटोएंथोमा हो गया, जेंथोमा KX हो गया, केराटोएंथोमा, जेंथोमा, न्यूरोफाइब्रोमा NM हो गया, और मेलेनोसिटिक ट्यूमर हो गया। तो नाम याद हो तो बाकी काम इतना ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन फिर भी स्क्वेमस सेल के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि सेकंड मोस्ट है ये, अराइज फ्रॉम डी नोवा प्री एग्जिस्टिंग एसिनेटिक केराटोसिस से ये अराइज करता है। टाइप क्या है स्क्वेमस की, बोवेंस, नोड्यूलर और अल्सरेटिव फॉर्म है, जबकि यहाँ पे जो है ना हमारे पास बेजल की हमारे पास नोड्यूलर है, नोड्यूलो अल्सरेटिव है, स्क्लेरोजिंग फॉर्म है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे अगर यहाँ पे पूछ ले, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं जो हमारे पास यार बेजल है ना, इसकी टाइप्स आ जाएंगी, तो हमारे पास क्या होगी, नोड्यूलर, नोड्यूलो अल्सरेटिव, जिसे हम रोडेंट भी कहते हैं, ठीक है, ये रोडेंट का भी एक दफ़ा देखा गया, नोड्यूलर अल्सरेटिव को रोडेंट भी कहते हैं, और स्क्लीरोजिंग हो गया। जबकि हमारे पास जो स्क्वेमस होता है ना,
स्क्वेमस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी होगी, बोवेंस ले, फिर नोड्यूलर होगी, या फिर हमारे पास अल्सरेटिव होगी। इसमें बी है और इसमें एन एन सी होगी। ये आपको टाइप्स अगर बता देंगे तो काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ना लैक्रिमल अपरेटस करेंगे। अभी मैं बहुत थोड़ी सी नमाज का टाइम हो गया तो वो पढ़ के लैक्रिमल अपरेटस इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है आज कंप्लीट करेंगे। तो होपफुली कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो ही हुई। नेक्स्ट हम आई लैक्रिमल सिस्टम के ऊपर आएंगे। ये सबसे आसान मुझे लैक्रिमल सिस्टम लगता है सबसे आसान। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से बता के फिर हमारे पास आ जाएगा सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, और फिर हमारे पास कंजक्टिवा आ जाता है। ठीक है, और हमारे पास मतलब इस रजिस्टर से मैंने आधी से ज़्यादा आई आपको कवर करवा देनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी एज योर पीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़। और सॉरी फॉर दैट, मेरी कोशिश थी लंबी लंबी वीडियो, लेकिन इंटरनेट एक तो स्लो आ रहा है, नंबर सेकंड पे मोबाइल जो है ना वो कह रहा है कि मैं बहुत गर्म हो जाता हूँ। तो इस वजह से 5 GB की वीडियो यार एक छोटी बात नहीं होती, लेकिन अपलोडिंग में मसला हो जाता है ना फिर। ठीक है, तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। एंड मस्ट रिमेंबर, परिंदा बेफिक्र।